हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आरबीसीज़ के बारे में, कहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ पे फॉर्मेशन होगा और कौन कौन से ऑर्गन हैं जहाँ पे डीजनरेशन होगा, क्या उसका लाइफ स्पैन है और जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट हमने सम अप किया था आरबीसीज़ को, फेट ऑफ आरबीसीज़ पे। फाइन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड सेल के बारे में विच आर नेम्ड एज WBCs। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं WBCs। WBCs आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट, तो जिस तरीके से आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, WBCs को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और अब अगर बात करें WBCs के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, क्या काम करती है, कहाँ फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले WBCs की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो WBCs के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेयर एज आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था। रिमेंबर? तो सबसे पहले अगर कलर की बात करें तो कलर से ही समझ में आ रहा है वाइट ब्लड सेल्स क्यों बोला, बिकॉज इट इज कलरलेस। वेयर एज रेड ब्लड सेल्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रेड कलर की दिखाई देती है। और ये क्या है? कलरलेस है। कलरलेस मतलब इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई हीमोग्लोबिन WBCs में प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ RBCs में ही प्रेजेंट है, आप सबको पता होगा। तो सबसे पहला फीचर तो यही कह रहे हैं, WBCs आर वाइट इन कलर, मतलब दीज आर कलरलेस का मतलब हुआ देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे क्या है? एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब नो हीमोग्लोबिन, या सिंपली बोले तो हीमोग्लोबिन भी क्या है? एब्सेंट हुआ। एक ही बात है ये, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। ठीक है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कैरी करने में कौन रोल प्ले करता था? हीमोग्लोबिन कैरी करता था। और यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब WBCs का गैसियस एक्सचेंज में भी कोई रोल नहीं होता है। फाइन, अब अगर बात करते हैं शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, तो दीज आर राउंड और अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप का मतलब क्या होता है कि इनका जो शेप है वो डिफाइंड नहीं है। जिस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है ना, चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता हमेशा, तो ये सेल्स भी क्या कर सकती हैं, अपना जो ड्यूरिंग मूवमेंट है इनका भी शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, और जनरली कहाँ पे कैसे होंगी? राउंड कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन मूवमेंट के दौरान जब वो ब्लड वेसल्स में मूव कर रही हैं तो वो अमीबॉइड शेप की होंगी। ठीक है, न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और जैसे मैंने अभी बोला कि जो ब्लड वेसल्स में मूव कर रही होंगी और मूवमेंट के दौरान इनका जो शेप है वो किस तरीके का दिखाई देगा? अमीबॉइड दिखाई देगा। और इसका जो अमीबॉइड मूवमेंट है, मतलब शेप चेंज हो रही है, तो मतलब एक स्मूथ, सिंपली सीधा सीधा तो मूव नहीं कर रही है ना, मूव होके ये कैपिलरी से बाहर भी जा सकती है। तो इस जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ WBCs और दीज अमीबॉइड शेप सेल्स, ठीक है, जब ये कैपिलरीज में मूव कर रही है तो इसकी मूवमेंट को बोलते हैं डायापेडेसिस। ठीक है, तो टर्म एक और है यहाँ पे, डायापेडेसिस। सिंपली क्या है? WBCs आर वंडरिंग सेल्स, मतलब क्या है? घूमते रहते हैं सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर। वंडरिंग सेल्स, अमीबॉइड मूवमेंट होती है, मूवमेंट
sometimes moves out from the कैपिलरीज से बाहर भी आ जाती हैं। इस तरीके की मूवमेंट को क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। ठीक है, अब बाहर क्यों आ जाती हैं? बिकॉज इनका जो फंक्शंस है, आप सबको पता है WBCs का जो फंक्शन है रेस्पिरेशन में तो नहीं है, गैसियस एक्सचेंज में तो नहीं है, तो काम क्या कर रही है? ये बॉडी के प्रोटेक्शन में, इम्यूनिटी को एनहांस में रोल प्ले कर रही हैं। बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन केस ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इनका काम क्या है? हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। काम क्या है? प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसलिए समटाइम्स जो कैपिलरी है वहाँ से बाहर भी आ जाएंगे, और सेल के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ भी किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन के इन्फेक्टेड जो कोज किया है जिस भी पैथोजन ने, चाहे वो माइक्रोब्स हों किसी भी तरीके के, इट कैन बी फंगस, इट कैन बी बैक्टीरियाज, ठीक है, इट कैन बी लाइक बहुत सारे हेलमिंथेस आप सबने पढ़े होंगे डिजीज़ वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जितने भी माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कौन आएंगे? WBCs। फाइन, तो इनको क्या करना पड़ेगा? कैपिलरी से बाहर भी जाना पड़ सकता है। एंड दिस मूवमेंट, जो ये रैंडम मूवमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, और जो मूवमेंट है वो भी क्या है? सिंपल एक सीक्वेंस में नहीं है, अमीबॉइड है, इर्रेगुलर मूवमेंट है, और इस तरीके की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब बात करते हैं नंबर ऑफ RBCs के बारे में, नंबर ऑफ WBCs के बारे में। अगर WBCs का नंबर देखें तो कंपैरेटिवली RBCs के बहुत ही कम होता है। RBCs के कंपैरेटिवली WBCs का नंबर क्या है? बहुत ही कम है। अगर उसका एक जनरल रेशियो देखें तो अगर WBCs और RBCs का अगर मैं एक रेशियो देखूं तो 1:600 का रेशो है। मतलब जहाँ पे RBC 600 प्रेजेंट है वहाँ पे एक WBC प्रेजेंट होती है। WBCs के काउंट के बारे में बात करें तो कितना है? 6000 से 8000 RBCs प्रेजेंट होती है इन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। हालांकि इट वेरी करके जो एरर आता है दैट इज़ +-2000। मतलब यहाँ पे 2000 क्या हो सकती है? ज़्यादा भी हो सकती है, 2000 कम भी हो सकती हैं। इतना ही है कि मैक्सिमम अगर काउंट बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 10,000 तक। सम बुक्स, जो कुछ बुक्स हैं वहाँ पे 7 to 10,000 भी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली NCERT में मेंशन है 6 to 8,000। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसी को ही करेक्ट करोगे। फाइन, ओके। अब हमने बात की थी कि भाई ये तो क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले कर रहे हैं, और पैथोजन से फाइट कर रहे हैं। तो क्या इतने कम सेल्स हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। बिकॉज जब इन्फेक्शन होता है, इन केस ऑफ सम इन्फेक्शन, जो ये WBCs का नंबर है ये इंक्रीज़ हो जाता है। आप जब कभी भी अपना जैसे फीवर होता है, आप ब्लड चेकअप के लिए जाते हैं, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन कितना है, RBCs कितने हैं, WBCs कितने हैं, है ना, वो सब आपको एक रिपोर्ट मिलती है, उसमें लिखा होता है। तो उसमें सबसे पहले जो इन्फेक्शंस को पहचानता है जो भी डॉक्टर है, वो किस तरीके से पता चलेगा कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन इन योर बॉडी? जब आपकी बॉडी में WBCs का नंबर ज़्यादा होता है। ये WBCs का जो नंबर है इसको बोलते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता क्या है? नंबर ऑफ WBCs पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अगर हम बात करें कि जो साइज़ है WBCs का, साइज़ ऑफ WBCs वो कितना होता है? तो साइज़ ऑफ WBCs
वेरी करता है बिटवीन 8 to 15 माइक्रोन मीटर। ठीक है जी। तो आरबीसीज के कंपैरेटिवली साइज तो क्या है, डब्ल्यूबीसीज का ज़्यादा है, लेकिन नंबर बहुत ही कम है। ठीक है, रेशियो हमने बात कर ही लिए, नंबर के बारे में बात कर लिए कि नॉर्मली जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है इन अ हेल्दी पर्सन, इन अ नॉर्मल जो वैल्यू है वो कितनी है 6,000 to 8,000, मैक्सिमम कितना हो सकता है अप टू 10,000, 7 to 10 में वेरी कर सकती है। बट इन सम केसेस जब जो WBCs का नंबर है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उन टर्म्स को क्या कहते हैं और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। द टर्म इज ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कंडीशन कब होती है, ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है जी। अब हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह अगर प्रेजेंट हैं तो उस केसेस में क्या होगा, उसको फाइट करने के लिए जो WBCs हैं वो फॉर्म क्या होंगी, ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जो WBCs है, WBCs का नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs का नंबर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज कितना हो जाए, अगर 4,000 से कम हो जाए, लेस देन 4,000 अगर WBCs का नंबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs एंड द टर्म इज ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया कब हो जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं एड्स की कंडीशन के बारे में, एड्स आप सबने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें बॉडी क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीकर होती है, बिकॉज वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। और यहाँ पे क्या होता है, WBCs डीजेनरेट होने लगती हैं। अब डीजेनरेट होंगी तो वो फाइट बैक तो कर ही नहीं पाएंगी। इज नोन एज, द टर्म इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBCs। कितना नंबर कम हो, जब 4,000 से नंबर कम हो जाएगा। फाइन। अब एक और टर्म होती है जो होती है एक्सेस नंबर ऑफ WBCs इंक्रीज हो गया, मतलब इसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 10,000 से अगर ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 10,000 अगर WBCs का नंबर हो गया तो कंडीशन को क्या कह देंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। बट अगर कंडीशन ऐसी हुई कि WBCs का नंबर 1,00,000 से ज़्यादा हो जाए, then this condition is known as rapid increase, rapid or abnormal, rapid or abnormal increase in WBCs। अगर अमाउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोर देन या लगभग 1,00,000 के करीब पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो कंडीशन होती है इसको हम ब्लड कैंसर भी कह देते हैं, बिकॉज इसमें जो डिवीजन हो रहा है, या हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर हो गया, कि जो सेल्स हैं वो अबनॉर्मली रैपिडली इंक्रीज होती हैं। एक्चुअली कैंसर में होता ही यही है कि जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली रैपिडली, बहुत ज़्यादा जो सेल्स का डिवीजन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
ठीक है जी। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया इन ब्लड। जब ब्लड में एबनॉर्मली डिवाइड होने लगते हैं, एबनॉर्मली नंबर ऑफ WBCs इंक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकीमिया, ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो अगर नंबर 10,000 से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए WBCs का नंबर 10,000 से ज़्यादा, टर्म इज़ नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर 4,000 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और अगर 1 लाख से इंक्रीज ज़्यादा हो गया या 1 लाख तक पहुंच गया WBCs का नंबर, मतलब रैपिडली ग्रो कर रही है, रैपिडली नंबर इंक्रीज हो रहा है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ल्यूकीमिया। क्लियर हो गए। ये यहाँ पे हमने तीनों टर्म्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन कहाँ पे होता है WBCs का। तो ये तो हमको सबको पता है कि जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स चाहे वो RBCs हों, WBCs हों, प्लेटलेट्स हों, फॉर्म कहाँ पे होती हैं, बोन मैरो में। लेकिन कुछ और ऑर्गन्स भी हैं, कुछ और जगह भी हैं जहाँ पे WBCs का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड भी WBCs का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज लिम्फ की भी क्या फीचर है, क्या काम करता है, उसको भी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। तो लिम्फ नोड भी रोल प्ले करती हैं WBCs के सिंथेसिस में। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, आपने जब डाइजेशन पढ़ा था तो उस चैप्टर में हमने बात की थी कि इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते थे। याद आया, कुछ स्पेशल फीचर भी था वो। तो पेयर्स पैचेस में भी क्या प्रेजेंट होते थे, लिम्फॉइड सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते थे, रिमेंबर। तो वहाँ पे भी ये पेयर्स पैचेस में भी WBCs का फॉर्मेशन होता है। तो अदर देन बोन मैरो जो WBCs का फॉर्मेशन होता है वो पेयर्स पैचेस में भी होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, थाइमस भी कुछ हद तक रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ WBCs। तो उसको हम लिख लेते हैं, तेरे फॉर्मेशन ऑफ WBCs के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ WBCs and the process of formation of WBCs is known as, क्या कहेंगे, ल्यूकोपोएसिस। सेम जैसे इरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस होती थी, इरिथ्रोपोएसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ RBCs, ल्यूकोपोएसिस क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBCs। ठीक है। अब फॉर्म्ड कहाँ पे होंगे, ऑर्गन्स जहाँ पे WBCs फॉर्म्ड होगी उन ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, तब RBCs फॉर्म होती थी तो उन ऑर्गन को क्या कहते थे, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। तो जब WBCs जिन ऑर्गन्स में फॉर्म होगी उसको क्या कह देंगे, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन। और अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे होंगे बच्चे, या दिमाग में अगर आया होगा किसी के, कि भैया जो ये ब्लड बोन मैरो है, बोन मैरो में तो WBCs का भी फॉर्मेशन हो रहा है और RBCs का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहेंगे कि ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन कहेंगे। तो एक्चुअल में उसको कहेंगे हीमोपोइटिक ऑर्गन, क्योंकि वहाँ पे पूरे ही ब्लड सेल्स का, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो मेजरली जो ब्लड का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन है, बोन मैरो। और बोन मैरो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। और ब्लड का जिन ऑर्गन्स में फॉर्मेशन होगा उसको क्या कहेंगे, हीमोपोइटिक ऑर्गन। तो बोन मैरो इज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन, जहाँ पे WBCs और RBCs दोनों का ही फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा मेनली जो फॉर्मेशन है ये कहाँ पे है, WBCs का फॉर्मेशन बोन मैरो में है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ WBCs में रोल प्ले करते हैं, तो वो हैं लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस। ठीक है जी, पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइनल का पार्ट होगा, हम बात कर चुके हैं पेयर्स पैचेस के बारे में पहले भी डाइजेशन में। ओके, आफ्टर दैट थाइमस ग्लैंड है, ये भी रोल प्ले करती है इन फॉर्मेशन ऑफ WBCs। एंड इसके अलावा जो स्प्लीन है, यस, स्प्लीन में RBCs का भी फॉर्मेशन होता है और स्प्लीन में ही WBCs का भी फॉर्मेशन होता है। मेजरली ये जो फॉर्मेशन होता है इन ऑर्गन्स में, ये प्रीवियस
जो WBCs होते हैं उनकी हेल्प से होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ग्रैन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब आप पूछोगे कि ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, तो फिलहाल इसको कवर कर लिया हम लोगों ने। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन। बोन मैरो के अलावा लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, थाइमस ग्लैंड एंड स्प्लीन में भी फॉर्मेशन होता है WBCs का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBCs के बारे में। टाइप्स ऑफ WBCs के बारे में, तो WBCs को मेजरली ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मेनली ड्यू टू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की वजह से। बिकॉज ये दो टाइप कौन कौन से, पहले इसका नाम देखें तो एक है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्यूल वो सेल्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। एग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। तो सिंपली आपको समझ में आ गई होगी एक मोटी मोटी सी बात तो, कि कुछ ना कुछ ग्रैन्यूल्स का डिफरेंस है। अब ये क्या चीज़ होती है, जो WBCs हैं, WBCs ऑलमोस्ट राउंड और अमीबॉइड शेप्ड सेल्स, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या तो वो क्लियर हो सकता है, ऐसा उसके अंदर कुछ भी दानेदार स्ट्रक्चर, कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, या फिर साइटोप्लाज्म में आपको कुछ इस तरीके से ग्रैन्यूल्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हुई। तो साइटोप्लाज्म अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में तो वो क्या हो जाएगा, ग्रैन्युलोसाइट्स। और अगर साइटोप्लाज्म क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा, एग्रैन्युलोसाइट्स। सेकंड, जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस की शेप किसी भी वजह से ये ऐसा बाइलोब्ड हो गई, एक तो ये लोब है और दूसरी क्या है, एक ये लोब है, तो बाइलोब्ड, मल्टीलोब्ड, ट्राइलोब्ड, मतलब 3 से 5 लोब में अगर डिवाइड हो गया ये जो न्यूक्लियस है, इसको क्या कह देंगे, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अगर ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स। वेयर एज अगर न्यूक्लियस एनलार्ज्ड है, कोई भी किसी भी लोब में डिवाइडेड नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, एग्रैन्युलोसाइट्स। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब अगर हम नंबर देखें कि जो WBCs हैं उसमें ग्रैन्युलोसाइट्स ज़्यादा हैं या एग्रैन्युलोसाइट्स ज़्यादा हैं, तो ब्लड में जो WBCs हैं उसमें 60 to 65% ग्रैन्युलोसाइट्स प्रेजेंट हैं एंड सिर्फ और सिर्फ 35 to 40% ही एग्रैन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर होगी इतनी सी चीज़, आपको डायग्राम में दिख भी रहे होंगे। अब जो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ये ग्रैन्युलोसाइट्स मेजरली इनको फर्दर हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वन इज नोन एज बेसोफिल्स, सेकेंड इज नोन एज एसिडोफिल्स एंड थर्ड इज नोन एज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है जी। तो ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर कितना तरीके की हैं, 3 तरीके की हैं। वन इज नोन एज बेसोफिल, सेकेंड इज एसिडोफिल्स एंड थर्ड इज न्यूट्रोफिल। वेयर एज जो एग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स 2 तरीके की होती हैं, एक होती है मोनोसाइट्स एंड दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट्स। तो वन इज मोनोसाइट्स and second is lymphocytes. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के बेसिस में। मतलब ये जो तीनों टाइप हैं, इन तीनों का ही जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस इस तरीके से लॉब्ड होगा। अब वो 2 लोब हैं, 3 लोब हैं, 5 हैं या मल्टी लॉब्ड है, ये इसमें डिपेंड करता है, वेरी होता है, हर एक में अलग अलग तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका नाम बेसोफिल एसिडोफिल्स क्यों रखा है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है ना कि लाइक बेसिक और एसिडिक डाइप के ऊपर कुछ डिपेंड करता है। देन ऑफ कोर्स
ये क्या है, जब हम स्टेन करते हैं WBCs को, और वो WBCs को जब स्टेन करते हैं डाई में, तो वो जो सेल्स, वो WBCs जो एसिडिक डाई को पसंद करते हैं, मतलब उसके साथ स्टेन हो जाते हैं। जैसे सपोज़ आप किसी ग्रैन्यूल्स पे कोई एक बहुत सारे छोटे छोटे दाने ले लो, ठीक है, उनके ऊपर आप एक डाई डाल दो, आप अपनी इंक डाल दो। अब अगर सारे आपको वो इंक, अगर सपोज़ ब्लू कलर की आपने चूज़ की, अगर सारे ही वो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे, तो मतलब सब ने उस डाई को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और अगर बाय चांस कोई उसमें कंपोनेंट ऐसा है जिसने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, तो मतलब वो उसको लाइक नहीं कर रहा है, दूर भाग रहा है, या वो स्टेन नहीं हो पा रहा है। तो सेम होता है इन सेल्स के साथ। इसमें जो एसिडोफिल्स होते हैं वो एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिक को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वेयर एज बेसोफिल्स बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, एसिडोफिल्स को नहीं करते। एंड जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं ये न्यूट्रल रहते हैं, किसी भी डाई को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जो स्टेन करके हम देखते हैं, जब अगर सपोज हमको ब्लड में WBCs देख लिए हमने कि भाई इतने प्रेजेंट हैं, बेसोफिल कितने हैं, एसिडोफिल्स कितने % हैं, न्यूट्रोफिल्स कितना % है, जब ये चेक करना होगा तो उसको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमको उस पर डाई डालनी होगी। और जो एसिडिक डाई को, एसिडिक डाई में कॉमनली यूज़ की जाती है EOCin, EOSIN। ये EOCin डाई क्या है, एसिडिक है, और जो उस एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एसिडोफिल्स। EOCin डाई कॉमनली यूज करते हैं, तो इस एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है जी। ओके, याद करने का एक तरीके के बारे में अगर बात करें कि अच्छा कैसे याद करोगे आप कि बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। तो जो बेसोफिल है, बेसोफिल, इओसोनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इओसोनोफिल को, जो ये एसिडोफिल्स हैं उसको मैं इओसोनोफिल्स लिख रही हूँ बिकॉज ये इओसिन डाई को, एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्रैन्यूल्स। तो वैन जी, बहन जी के नाम से आप इसको याद कर सकते हो कि जो बहन जी हैं वो क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर इओसोनोफिल्स एंड N फॉर न्यूट्रोफिल्स। और ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, WBCs होते हैं, जिसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस इज लोब्ड। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, लोब में डिवाइडेड है। तो सिंपली WBCs को हमने दो टाइप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो जहाँ पे साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है और शेप ऑफ न्यूक्लियस लोब्ड है, granules are present and nucleus is lobed। इस तरीके के सेल्स को, इस तरीके के WBCs को क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर 3 तरीके के होते हैं, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स जो एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑल्सो नोन एज इओसोनोफिल्स। इओसोनोफिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इओसिन डाई, एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर होगी इतनी सी चीज़? अगर आपको याद हो, अगर आपने डाइजेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कि ये इओसिन डाई के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर मैं हिंट दूं तो जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, याद है, वहाँ पे जब सेल्स के बारे में बात की थी, एपिथेलियम में अलग अलग तरीके के सेल्स थे, ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, कुछ इस तरीके के नाम याद आए क्या? ठीक है, अगर पढ़ा है अच्छे से तो याद आ जाएगा, इतना ही काफ़ी है, इतनी ही हिंट दे सकती हूँ मैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड पोर्शन को जाके एक बार दोबारा रिवाइज करना, अपने बुकलेट से भी पढ़ना, आपको याद आ जाएगा कि वहाँ पे भी हमने इस डाई के बारे में बात की थी। एसिडिक डाई है और जो WBCs इस एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑल्सो नोन, उनको कहते हैं एसिडोफिल्स एंड ऑल्सो नोन एज इओसोनोफिल्स। ठीक है, परसेंटेज कितना है ब्लड में, 60 to 65, मतलब ब्लड में जो मैक्सिमम WBCs प्रेजेंट हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। फाइन,
उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, तो चलो अब इन सब तरीके के जो WBCs के टाइप्स हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक कंपैरेटिव व्यू में इसको हम पढ़ेंगे ताकि आप इसको याद भी कर सको कंपैरिजन्स के थ्रू कि क्या क्या डिफरेंस है, ये एक सेल दूसरे सेल से अलग किस तरीके से है। तो अब हम बात कर रहे हैं WBCs के टाइप्स के बारे में, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिडोफिल्स के बारे में। एसिडोफिल्स के सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज कितना प्रेजेंट होता है। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, TLC, रिमेंबर ना, मैंने अभी बताया था आपको, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल नंबर ऑफ WBCs इन अ ml ऑफ ब्लड, पर ml ऑफ ब्लड में कितना नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट है और उसमें एसिडोफिल्स कितना परसेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एसिडोफिल्स का जो नंबर है वो कितना है, 2 to 3% ऑफ TLC। ठीक है, TLC का 2 to 3% होते हैं एसिडोफिल्स। स्टेन करने के लिए कौन सा डाई चाहिए, एसिडिक डाई। एसिडिक डाई में जो कॉमनली यूज होती है वो कौन सी होती है, EOC। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब अगर बात करें लाइफ स्पैन के बारे में, जो WBCs का लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है। अगर हम देखें एसिडोफिल्स, तो एसिडोफिल्स का जो लाइफ स्पैन है वो है लगभग 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे तक एसिडोफिल्स का लाइफ स्पैन है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में। जो इनका न्यूक्लियस है, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसियोफिल में जो कॉमन डिफरेंस है वो एक तो डाई के बेसिस पे है, ठीक है, कि वो कौन से डाई से स्टेन होते हैं, और जो दूसरा डिफरेंस है वो है शेप ऑफ न्यूक्लियस। शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो इन एसिडोफिल्स जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, बाई लोब्ड है। न्यूक्लियस क्या है, बाई लोब्ड। बाई लोब्ड का मतलब कुछ किस तरीके का दिखाई देगा, अगर सपोज ये एक WBCs का सेल है तो इस तरीके से 2 लोब में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा आपको न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, मेनली 2 लोब्स में डिवाइड हो गया। ये सेम चीज़ आपको डायग्राम्स में भी नज़र आ जाएगी। और जो साइटोप्लाज्म है वो तो क्या है, ग्रैन्यूल्स है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें स्पेशल फीचर्स के बारे में कि क्या क्या काम करता है, एसिडोफिल्स के क्या क्या फंक्शन हैं, तो एसिडोफिल्स मेनली हेल्प्स इन प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं बैक्टीरियाज की वजह से, जो इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं उनसे फाइट करने में मेनली रोल प्ले करते हैं एसिडोफिल्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो स्पेशल फीचर इज दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट allergy and infections। ठीक है जी। ओके, तो इन्फेक्शंस और एलर्जी के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया। मेनली फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शन। अब जब इन्फेक्शंस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो उनसे फाइट करने के लिए WBCs का नंबर भी इंक्रीज होना होगा। तो ये है इसका स्पेशल फीचर कि जो WBCs का नंबर है, स्पेशली ये जो एसिडोफिल्स है, इन एसिडोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो अगर जैसे हम बात करें ना, एस्कैरिस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको बोलते हैं एस्कैरियसिस। ऐसे ही जब टीनिया सोलियम
अंदर एंटर कर जाता है। ये सब आपको पता होंगे। ये क्या होते हैं, कुछ एस्केरीज हैं, पैरासाइट्स हैं बेसिकली, जो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं मेनली इंटेस्टाइन पोर्शन को। ठीक है, तो जो टेनियसिस होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेनिया सोलियम, एस्केरियसिस होगा, हे फीवर, अस्थमा, इन कंडीशंस में जिन WBCs का नंबर इंक्रीज हो जाता है वो कौन से हैं, एसिडोफिल्स। और ये जो इंक्रीज इन नंबर है एसिडोफिल्स ईओसिन डाई से स्टेन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स इज नॉन एज ईओसिनोफीलिया। तो दिस इज द स्पेशल फीचर या समथिंग आप बोलो कि जो स्पेशल पॉइंट है वो क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ eosinophils is called as eosinophilia। ठीक है, और ये कंडीशन मेनली कब को दिखती है, मेनली occurs during ascariasis, टेनियसिस, ठीक है जी, अस्थमा, हे फीवर। इन कंडीशन में कॉमनली ऑब्जर्व किया जा सकता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिल्स को, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ईओसिनोफीलिया। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो एसिडोफिल्स के बारे में सिंपल ही, सबसे पहले तो दिखेगा कैसे, बाइलोब्ड जो न्यूक्लियस है इससे पहचाना जाएगा। उसके बाद जो स्टेन जब स्लाइड में कैसा दिखाई देगा कि ये जो है एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड में 2 to 3% प्रेजेंट है, WBCs का, TLC का 2 to 3% है। 10 से 12 घंटे तक का लाइफ स्पेन होता है। बाइलोब न्यूक्लियस है, क्या काम करता है, एलर्जी और इन्फेक्शंस की कंडीशन में प्रोटेक्ट करने में बॉडी को हेल्प करता है। नंबर इंक्रीज हो गया, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ईओसिनोफिलिया। ये कंडीशन कॉमनली ऑब्जर्व की जा सकती है ड्यूरिंग एस्कैरियासिस, टेनियसिस, अस्थमा एंड हे फीवर। फाइन, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, बेसोफिल्स के बारे में। तो बेसोफिल्स बेसोफिल्स के बारे में अगर बात करें तो सिंपली समझ में आ रहा है कि ये जो डाई से एब्जॉर्ब होगा वो कौन सी हो जाएगी, हमारी बेसिक डाई हो जाएगी, विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू डाई का कॉमनली यूज़ करते हैं जो बेसिक डाई है स्टेन करने के लिए बेसोफिल्स। और पर्पल से कुछ कलर के हमको नज़र आते हैं। ब्लड का कितना कंपोनेंट है, ब्लड में ऑलमोस्ट मिनिमम नंबर रहता है। सबसे कम जो WBCs प्रेजेंट है वो बेसोफिल्स ही प्रेजेंट है। तो नंबर है इनका 0.5 से अप टू 1%। तो TLC का सिर्फ 0.5 से 1% तक ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेन कौन सी होगी, बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए बेसोफिल कहते हैं। और बेसिक डाई जो कॉमनली, इसको मैं हटा दूँ या आपने नोट डाउन तो कर ही लिया है, इसको मैं इधर कहीं लिख देती हूँ। ठीक है जी, बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। और बेसिक डाई कॉमनली जो यूज होगी वो कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू। फाइन, लाइफ स्पेन कंपैरेटिवली क्या है, कम होता है, लगभग 8 से 10 आवर का ही लाइफ स्पेन प्रेजेंट होता है। शेप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है वो ट्राइलोब्ड है, 2 से 3 लोब प्रेजेंट होती हैं। तो इट इज़ ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर। ट्राइलोब्ड मतलब 2 to 3 लोब प्रेजेंट है। ठीक है जी, डायग्राम में भी दिख ही सकता है और मैं यहाँ पे भी आपको बना ही रही हूँ। जैसे एक लोब ये बन गई, एक लोब ये बन गई और एक लोब ये बन गई। तो कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ जाएगा कि आप इस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं
बाकी अदर न्यूक्लियस से। एंड अगेन साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। काम क्या करता है, अब जो बेसिकली बेसोफिल्स का फंक्शन है वो एज सच इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करना नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स को सिक्रीट करते हैं जो कि बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एन एग्जांपल सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं बेसोफिल्स। तो इनका जो फंक्शन है ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट हेपेरिन, हेपेरिन जो कि नेचुरली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। मतलब जब हमारा जो ब्लड है वो वेसल्स में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें तब भी तो प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है ना, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और सम टाइम अगर वो एक्टिव भी हो जाते होंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग के चांसेस हैं। अगर ब्लड क्लोट हो गया ब्लड वेसल्स में तो ब्लड मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग समझते हो इस चीज़ को। तो नेचुरली ब्लड के अंदर एक एंटी कोगुलेंट कोगुलेशन क्लोटिंग को ना होने देने वाला एक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज हेपेरिन। तो हेपेरिन इज एन एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट मतलब ये क्या करता है, क्लोटिंग नहीं होने देगा। इट्स अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स। ठीक है, अब एक तो हो गई ये चीज़ कि हेपेरिन रिलीज करता है, दूसरा क्या है, हिस्टामाइन रिलीज करता है। अब हिस्टामाइन क्या होता है, क्या रिलीज करता है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन आर एंटी एलर्जिक, एलर्जी के अगेंस्ट काम करते हैं ये हिस्टामीन्स। तो नेचुरली बॉडी में जैसे जब कभी भी कोई कंडीशन होती है, आपको कोई कीड़ा या कुछ भी कोई इंसेक्ट अगर बाइट करके जाता है तो नॉर्मली जो हमारी बॉडी है वो भी अपना एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म शो करती रहती है और उस पर्टिकुलर जगह पे पहले थोड़ी सी हीट रिलीज़ होती है, गर्म फील होता है वो पर्टिकुलर एरिया। आफ्टर दैट एक रेडिश सा कलर वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं बॉडी के नॉर्मल इम्यूनिटी के मैकेनिज्म के। ठीक है, तो जो रेडिश कलर है मतलब वहाँ पे फाइट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसीज के मेनली जो बेसोफिल्स हैं, उन्होंने क्या रिलीज़ कर दिया है, हिस्टामाइन रिलीज़ कर दिया है जो कि एलर्जी के अगेंस्ट, उन एलर्जेंस के अगेंस्ट, उन पार्टिकल के अगेंस्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो हिस्टामाइन इज एंटी एलर्जन। And third is serotonin. Serotonin is a vasoconstrictor. Vasoconstrictor. ये क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरोइंग कर देता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, तीन तरीके का मटेरियल रिलीज़ करते हैं बेसोफिल्स बॉडी को नॉर्मली प्रिवेंट करने में, बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म को, या कह सकते हैं कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बाय सिक्रेटिंग दीज थ्री फैक्टर्स। वन इज़ नोन एज हेपेरिन विच इज़ एन एंटीकोगुलेंट। ब्लड को जो नेचुरली ब्लड वेसल्स में ब्लड है वो कोगुलेंट नहीं होता बिकॉज वहाँ पे हेपेरिन प्रेजेंट होता है। इवन अगर आपने सुना हो डायलिसिस प्रोसेस के बारे में भी, जहाँ पे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है। जिन लोगों में किडनी फेलियर हो चुका है या किडनी काम नहीं कर सकती हैं या किसी भी वजह से किडनीज़ क्या हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, फेलियर हो गया है किडनीज़ का, फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो रहे, तो वहाँ पे जो ब्लड फिल्टर कराना है, यूरिन फॉर्मेशन जो होगा वो एक आर्टिफिशियली मशीन्स के थ्रू प्रोसीजर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। और इसमें भी जब ब्लड वेसल्स को बाहर निकाला जाता है और उन सैलोफेन ट्यूब्स में उस डायलिसिस मशीन में डाला जाता है तो वहाँ पे भी उसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट मिलाया जाता है ताकि जो ब्लड है वो क्या हो, कोगुलेट, क्लोट ना हो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये नेचुरली हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, क्या कहते हैं, हेपेरिन। सेकेंड इन हिस्टामाइन जो एलर्जेंस के अगेंस्ट काम करता है, बेसिकली एंटी एलर्जिक फैक्टर है। एंड सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको याद हो तो सेरोटोनिन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। रिमेंबर, सेरोटोनिन सिक्रीट होता था, हिस्टामाइन सिक्रीट होता था, एंटी एलर्जन हैं, डायलेटर की तरह भी काम करते थे।
इससे डाइजेशन प्रोसेस में जो हार्मोन्स का रेगुलेशन हमने पढ़ा था, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे इम्यूनिटी में भी काम आता है। सीक्रेट कहाँ से होता है? बेसोफिल्स रिलीज करते हैं। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल्स के बारे में जो कि हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, रिमेंबर ब्लड में WBCs में 60 to 65% ग्रैन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होते थे, और इस 65% में से सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर है लगभग 62% ऑफ टोटल WBCs। टोटल WBCs में 62% सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के लिए कोई ऐसा स्पेशल डाई नहीं चाहिए होती स्टेन करने के लिए, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, कोई भी एनी डाई यूज़ की जा सकती है इनको स्टेन करने के लिए, बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। लाइफ स्पैन के बारे में अगर बात करें तो लाइफ स्पैन लगभग 12 आवर्स और 10 to 12 आवर्स ही होता है न्यूट्रोफिल्स का, जबकि यहाँ पे जो है लाइफ स्पैन एसिडोफिल्स का वो हो जाता है लगभग 12 to 14 आवर्स। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी सी बात। अब लोब्ड के बारे में बात करें तो इट इज़ मल्टी लोब्ड, सबसे ज़्यादा लोब्ड प्रेजेंट होती हैं। जनरली हम बोल देते हैं कि 3 to 5 लोब्स आर प्रेजेंट, 3 to 5 लोब्स आर प्रेजेंट। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो दीज आर मल्टी लोब्ड। न्यूक्लियस क्या है? बहुत सारे लोब्स में डिवाइडेड है, ऑलमोस्ट 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, बात करें अगर फंक्शन के बारे में तो इज न्यूट्रोफिल सेल्स दीज आर फैगोसिटिक सेल्स। तो हम बात करते हैं ना जनरली WBCs का क्या काम होता है, WBCs फैगोसिटिक फंक्शन करते हैं। फैगोसिटिक मतलब कि जो भी बैक्टीरिया पैथोजेंस की जो सेल्स होती हैं वो उसको कॉम्प्लेक्स को इनहेल कर देते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं। रिमेंबर फैगोसिटिक एक्शन के बारे में बात करते हैं हम कूफर सेल्स की। जो कूफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होती हैं वो भी क्या करती थी? फैगोसिटिक एक्शन ही तो करती थी। एंड वो कूफर सेल्स होती क्या हैं? लीवर में WBCs ही तो प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी मेनली जो WBCs प्रेजेंट है वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। तो दीज आर मेजरली इन्वॉल्व इन फैगोसिटिक एक्शंस। destroy the bacteria and viruses by phagocytosis। ठीक है, तो मेजरली फैगोसिटिक एक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, बैक्टीरियाज को वायरसेस को एंगल्फ कर लेती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं बाय इट्स फैगोसिटिक एक्शन। अब अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रोफिल्स का, स्ट्रक्चर में साइज़ में वो स्मॉलेस्ट है, नंबर में सबसे ज़्यादा है लेकिन साइज़ में स्मॉलेस्ट है, इसीलिए इनको माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है, बिकॉज नंबर बहुत ज़्यादा है एंड साइज़ बहुत कम है। तो ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, ड्यू टू, इसको मैं पॉइंट को ऊपर ही लिखती हूँ, ड्यू टू देयर
smaller size and phagocytic nature, also known as micropoliceman of ब्लड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई इतनी सी। तो न्यूट्रोफिल्स का साइज क्या है, स्मॉलर है, सबसे कम है, और नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा है 62%। तो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मिनिमम प्रेजेंट होती हैं बेसोफिल्स। क्या काम करती हैं, फागोसिटिक एक्शन है इनका, ऑल्सो नोन एज माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड भी इनको कहते हैं। ठीक है जी, मल्टी लॉब्ड है। तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। हमने किसके बारे में बात की है यहाँ पे, ग्रैन्युलोसाइट्स। Granulocytes are further divided into 3 types. One is acidophils, basophils, neutrophils. Acidophils जो एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं मेनली। नंबर में कितना है TLC का 2 to 3% है। सबसे कम कौन है, बेसोफिल्स 0.5 to 1%। सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स अप टू 62%। ठीक है जी, ऑलमोस्ट जो इनका लाइफ स्पेन है वो 12 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, या सिंपली मैं बोलूँ 8 to 14 आवर्स में वेरी करता है। ठीक है जी, फाइन। फंक्शन के बारे में बात करें तो एसिडोफिल्स इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है जी, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है ये उसके अगेंस्ट एक्टिविटी करती हैं, और ड्यूरिंग इन्फेक्शियस कंडीशन में इनका नंबर, इनका अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। द कंडीशन इज नोन एज इओसिनोफिलिया। एग्जाम्पल्स हैं जैसे हे फीवर, अस्थमा की कंडीशन है, टेनियसिस है, एस्कैरिसिस है। उन कंडीशन में क्या हो जाता है, इओसिनोफिलिया। नंबर ऑफ एसिडोफिल्स इज इंक्रीज्ड। बेसोफिल्स मिनिमम नंबर है, लेकिन सिक्रीट करते हैं 3 मटेरियल्स। वन इज़ नोन एज हैपेरिन, सेकेंड इज़ नोन एज हिस्टामाइन एंड थर्ड इज़ नोन एज सेरोटोनिन, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और स्पेशल फीचर भी है। ठीक है, हैपेरिन एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, हिस्टामाइन इज़ एन एंटी एलर्जिक फैक्टर एंड सेरोटोनिन जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ठीक है जी, ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एसिडोफिल्स बाइलोब्ड है एंड मल्टी लोब स्ट्रक्चर इज विद ग्रैन्यूल्स। ऑफ कोर्स तीनों में ही साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। मल्टीलोब्ड कौन सा है, जिसमें 3 to 5 प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स। काम क्या करता है, फैगोसिटिक एक्शन, नंबर में सबसे ज़्यादा है, यही इसका मेन फीचर है, और साइज में स्मॉलेस्ट है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज माइक्रोपुलिसमैन। क्लियर होगी इतनी सी चीज़। अब हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। ए ग्रैन्युलोसाइट्स WBCs in cytoplasm do not have granules. Cytoplasm में granules are absent, whereas जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी क्या होता है, लोब्ड में डिवाइडेड नहीं होता है। न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्ड, या सिंपली बोले तो न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड ग्रैन्युलोसाइट्स WBCs का लगभग 30 to 35% ऑफ TLC, मतलब ब्लड का टोटल नंबर ऑफ जो WBCs हैं, WBCs के 30 to 35% प्रेजेंट होता है। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर 2 टाइप की हैं, या 2 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। वन इज नोन एज मोनोसाइट्स एंड सेकेंड इज नोन एज लिम्फोसाइट्स।
अब हम बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो मोनोसाइट्स आर कंपैरेटिवली क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। WBCs में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हों और चाहे वो ग्रैन्युलोसाइट्स हों, इनमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, मोनोसाइट्स का है। तो दीज आर लार्जर इन नंबर, लार्जर इन नंबर। वेयरएज अब अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस इज लार्जर बट किडनी शेप्ड, कुछ बीन शेप का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जैसे कि सेल में अब अगर जो ये न्यूक्लियस है तो ये कुछ लार्जर तो है, मैक्सिमम एरिया को उसने कवर कर लिया है साइटोप्लाज्म के, बट किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब मोनोसाइट के फंक्शन के बारे में अगर बात करें, मोनोसाइट काम क्या करती हैं, तो जो टोटल, सबसे पहले बात करें अगर ये टोटल अमाउंट था 30 to 35%, इस 30 to 35% में से 3 to 5% प्रेजेंट होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात करें, देन फंक्शन इज, ये क्या काम करती हैं, स्क्वेंजर्स की तरह एक्ट करती हैं कि जो भी सेल्स का डेड वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी फागोसिटिक एक्टिविटी हुई, उसके बाद जो भी डेब्रिस बचता है, उस डेब्रिस को क्लीन करने में काम करती हैं। तो मोनोसाइट्स भी एक तरीके से फागोसिटिक एक्शंस भी करती हैं, और फागोसिटिक एक्शंस के साथ साथ ये क्या करती हैं, स्क्वेंजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। दे आर एक्ट एज स्क्वेंजर्स cells and remove dead cells from body। स्क्वेंजर्स की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, इनको मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस भी कह देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोफेजेस और समटाइम मैक्रोपुलिसमैन, बिकॉज साइज में क्या है, बिगर है, लार्जर इन नंबर है एंड लार्जर इन साइज है। एक्चुअली इट्स लार्जर इन साइज, नंबर में ज़्यादा नहीं है। नंबर में तो सबसे ज़्यादा कौन था, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है जी, ओके। फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में, सॉरी लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन मेनली। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली मोनोसाइट से ज़्यादा है। इसका जो नंबर है वो लगभग 20 से 20 to 25% प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस इज़ लार्जर, न्यूक्लियस इज़ लार्जर, कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट पूरे ही सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करता है। तो न्यूक्लियस इज ओवल और राउंडेड। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म इज लेस, साइटोप्लाज्म क्या है, कंपैरेटिवली कम रहता है। फंक्शन के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट्स मेनली helps in formation of antibody,
तो मेनली एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करती है। और सिंपली हम कह सकते हैं कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इम्यूनिटी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें मेजरली रोल प्ले करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है जिसमें एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, तो इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं कौन? लिम्फोसाइट्स। तो हेल्प्स इन या मेंटेन प्लेज रोल इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। हालांकि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, इम्यून सिस्टम में भी आप लोग आगे पढ़ोगे इसको। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसा ही कोई इंसेक्ट या कोई भी जो पैथोजन है वो एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए WBCs आते हैं, मेनली ग्रैन्युलोसाइट्स। उनका नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है, अगर कुछ इस तरीके का पैथोजन है कि एंगल्फ करना है, तो फैगोसिटिक एक्शन रोल प्ले करते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो नॉर्मल जो स्किन पे जो आप देखते हो कभी कभी जो रेड कलर के जो निशान बन जाते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो वो एरिया क्या होता है? रेड हो जाता है। तो ये होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में बात की है ना, तो रेस्पिरेशन में जैसे ही हमारे नेज़ल चैम्बर में इन साथ साथ एयर के साथ साथ जब डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं तो एक छींक आती है ना, स्नीज़ होता है। जो स्नीज़ है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। लेकिन जब कोई पैथोजन जगह बना लेगा, अपना घर बना लेगा हमारी बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो WBCs काम करेंगी वो किस तरीके से करती हैं? वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और मेनली ये जो इम्यून सिस्टम होता है, जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं, ये होते हैं हमारे B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स, हम इनको कह देते हैं। मेनली जो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन है, अगर उसके बारे में बात करें तो फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? थाइमस में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है, लिम्फ नोड्स में भी होता है, ठीक है जी। तो जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस में फॉर्मेशन होते हैं, जो B लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो, एंड B लिम्फोसाइट्स ऑल्सो हेल्प्स इन या ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। क्लियर होगी इतनी चीज़। और इसी के साथ हमारा जो फर्दर ये जो WBCs टॉपिक है ये भी क्या होता है? कवर होता है, ठीक है। हमने बात की है मोनोसाइट्स के बारे में एंड लिम्फोसाइट्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या है? कंपैरेटिवली लार्जर है। मोनोसाइट्स में किडनी शेप प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स में ओवल शेप्ड प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट्स का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का नंबर, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स का नंबर ज़्यादा होता है, विच इज़ 20 to 25%। काम क्या कर रही है? एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। और दीज सेल्स आर एक्ट एज स्क्वेंजर्स, मतलब फैगोसिटिक एक्शन में साथ साथ, और डेब्रिस को, वेस्ट मटेरियल को, मेनली जो पस फॉर्मेशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन होता है, उसको फॉर्म करने में भी मोनोसाइट्स रोल प्ले करती हैं। जब कभी भी कोई फैगोसिटिक एक्टिविटी होगी और माइक्रोब्स अगर डेड हो गए हैं तो उन डेड माइक्रोब्स को क्लीन करने का काम भी कौन करता है? मोनोसाइट करता है। पस फॉर्मेशन का काम भी मोनोसाइट्स करता है। क्लियर होगी इतनी चीज़। फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? मेनली इन थाइमस। थाइमस में फॉर्मेशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। लिम्फ नोड और स्प्लीन में फॉर्मेशन होता है मोनोसाइट्स का, ठीक है जी। इसी के साथ WBCs यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्लेटलेट्स एंड अदर फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्दर ब्लड ग्रुप्स एंड क्लोटिंग मैकेनिज्म।